Yes, dear friends, get ready for SST work. As you know that we are reading lesson number 9th of History Flowering of Regional Culture, and it's the last lesson of our syllabus. Okay, so in the previous part we have read about our culture, that development of languages. तो उसमें हमने अरेबिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी. And today we will read about the Urdu language. Okay, let's start. In Turkish, the term Urdu literary means camp. कहते तुर्किश भाषा में जो उर्दू का मतलब है उसका मतलब होता है कैंप. द इंट्रैक्शन बिटवीन द आर्मीज ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी एंड द इंडियन मासेस led to the birth of this language. क्योंकि इस लैंग्वेज का जन्म कहाँ से हुआ था? कैंप से हुआ था. कैंप मतलब जैसे ये फौजियों के कैंप लगाए जाते हैं ना, ठीक है. तो जब मोहम्मद गजनी और इंडियन आर्मी दोनों सिपाही जो थे वो इकट्ठे कैंप में रहा करते थे, तो मोहम्मद गजनी के लोग, ठीक है, जो कि अरेबिक भाषा बोलते थे, और जो इंडियन के लोग थे वो मोहम्मद गजनी के लोग जो थे वो इस्लामिक भाषा बोलते थे, पर्शियन भाषा, और इंडियन के लोग जो थे वो अरेबिक भाषा बोलते थे. तो इन दोनों की जो भाषाएं थी वो आपस में मतलब जो एक दूसरे से बात करते वक्त घुल मिल गई और वहाँ से एक नई भाषा निकली जिसका नाम था उर्दू. इट इज़ written in Arabic script in Islamic vocabulary and is characterized by simple grammar. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये जो लिखी गई है वो अरेबिक स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और इस्लामिक वोकेबलरी यानी कि जो शब्द हैं वो इस्लामिक भाषा से लिए गए हैं, और जो नियम होते हैं जैसे ग्रामर होती है हम जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो जो नियम हैं वो अरेबिक भाषा के लागू होते हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो इस्लामिक भाषा के हैं. तो दोनों के मिक्सचर से बनी है ये उर्दू भाषा, और जो इसकी ग्रामर है वो भी बिल्कुल सिंपल है. क्योंकि ये कैंप में डेवलप हुई थी तो इसको हम कैंप लैंग्वेज भी बोलते हैं. इट हैज़ आल्सो बोरोड ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पर्शियन. अभी हम पढ़ चुके हैं इस्लामिक वोकेबलरी, ठीक है. तो उसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं? पर्शियन लैंग्वेज के हैं. अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ उर्दू कॉल्ड ऑफ दक्खिनी developed under the ब्राह्मणी रूलर्स इन द दक्कन. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम इसकी डेवलपमेंट मानते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है हमारी उर्दू की, ठीक है, जो असल उर्दू की शुरुआत हुई, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी शुरुआत हुई है, उसको हम दक्षिण की डेवलपमेंट मानते हैं. दक्षिण में कौन से? जो ब्राह्मणी रूलर थे दक्षिण में रहने वाले, उनसे इनकी शुरुआत हुई है. वैसे तो हम ये कह रहे हैं कि कैंप में भी इनकी शुरुआत हो गई, मतलब कैंप के जो फौजी थे वो इन दोनों भाषाओं के मेल के थे, तो जब वो बोलते थे तो इस लैंग्वेज का जन्म हुआ. लेकिन एक्चुअल में इसका जो स्टैंडर्डाइज बर्थ हुआ, यानी कि इसको लिखना भी सीखा हमने, इसकी अब अलग से एक स्क्रिप्ट भी बनी है, तो उसको जो हमने लिखना सीखा वो कहाँ से सीखा? वो ब्राह्मणी रूलर जो कि दक्कन में थे उनसे इनका डेवलप हुआ. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस इन तेलुगु, तमिल एक्सेट्रा. और वैसे तो मूल रूप से ये पर्शियन और अरेबिक से बनाई गई है, लेकिन जो दक्षिण में जब इसको लिखित रूप दिया गया, ठीक है, जैसे एक बोली होती है. अगर हम बात करें हरियाणा में, जो हरियाणवी है वो एक बोली है. जिस दिन उसकी स्क्रिप्ट बन गई, मतलब उसके जो शब्द हैं उनको एक लिखित रूप मिल गया, उस दिन वो क्या बन जाएगी? एक भाषा बन जाएगी. अभी वो क्या है? सिर्फ एक बोली है, मतलब बोली जाने वाली बोली है, वो अभी तक लिखित के रूप में वो नहीं आई है. तो ऐसे ही पहले ये जो बोली थी कैंप में डेवलप हुई, फिर जो इसका लिखित रूप आया वो दक्षिण के ब्राह्मणी रूलर से आया, फिर उसमें पर्शियन भाषा के साथ साथ तेलुगु, तमिल
जैसी जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस थी उनके भी कुछ शब्द इसमें डाल दिए गए। अब हम बात करते हैं कुछ और रीजनल लैंग्वेजेस की। जैसे कि एक तो हम उर्दू पढ़ चुके हैं, कुछ और भी थी, जैसे कि मैंने रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो अमर्ज ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड। सम ऑफ दीज वर गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नाडा, राजस्थानी, उड़िया एंड आसामीज़। तो हर एक एरिया की जो अपनी भाषा है उस एरिया के नाम से जानी जाती है वो, और उनको कहा जाता है रीजनल लैंग्वेज। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में और पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। Even though languages like Persian became the administrative language in the big empire after the coming of Turks, the regional languages remained important in the regions where they had been spoken since earlier time। कहते कि जो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, हालांकि जो लैंग्वेजेस थी वो पर्शियन के टाइम, जो पर्शियन लैंग्वेजेस थी, जैसे कि जैसे लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं पर्शियन लैंग्वेज की, जो फारस की खाड़ी के लोग थे, फारसी लोग, उनकी भाषा को पर्शियन कहा जाता था। ठीक है, तो जो बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे कि एक पर्शियन लैंग्वेज का हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनी किसमें, एक बहुत बड़े एम्पायर में, जो कि तुर्क के आने से बना। लेकिन जो दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट रह गई, क्योंकि वो अपने एरिया में बोली जाती थी। अब ये बात मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, जैसे कि हमारा कंट्री है, हमारी इंडिया, ठीक है, हमारे पूरे देश की एक भाषा बना दी हमने, क्या बना दी, हिंदी भाषा। ठीक है, मतलब देश के जो काम होते हैं मेन, ठीक है, जो कानूनी काम होते हैं, जो लिखित रूप में होते हैं, वो किस भाषा में होंगे, हिंदी। लेकिन अब इस देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, मैं बात करूं तो इस देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, यानी कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और हर पार्ट में उनकी अपनी जो है एक रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। लिखने के लिए हम कामकाजी रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का करते हैं। लेकिन अगर हम बोलने की बात करें तो बोलने में हम किसे इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, रीजनल लैंग्वेज होती है, जिसको हम घर में बोलते हैं, हम उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यही बात थी कि जो पर्शियन थी, तुर्क के आने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनी बहुत बड़े एम्पायर की, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की लैंग्वेज थी वो भी इम्पोर्टेंट रही। द भक्ति मूवमेंट इज आल्सो accredited for the development of these accredited for the development of these languages, as these sons preached and wrote in the vernacular or the regional languages। कहते हैं कि पहले तो ये सिर्फ क्षेत्र में बोली जाती थी, वहाँ तक सीमित थी, लेकिन जैसे भक्ति मूवमेंट आया, ठीक है, तो उन्होंने इन भाषाओं को और ज़्यादा क्रेडिट दे दिया। कहने का मतलब, उन्होंने अपनी भक्ति की जो बातें थी वो जनता की उसी भाषा में लिख कर दी जिस भाषा को वो जनता बोलती थी। ठीक है, तो तब इन भाषाओं को और भी नई पहचान मिली, और इन भाषाओं की क्या हो गई, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। पहले ये सिर्फ एरिया तक सीमित थी, लेकिन उस रिटन वर्क के जरिए ये औरों तक भी आसानी से पहुंचने लगी। दे आल्सो ट्रांसलेटेड रिलीजियस टेक्स्ट्स लाइक द पुराण्स एंड द एपिक्स इनटू रीजनल डायलेक्ट्स। तो कहते हैं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे कि पुराण, या फिर हमारे जो एपिक थे जैसे रामायण महाभारत, उनको सभी को रीजनल डायलेक्ट में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में लिखकर जो शिक्षा थी उनकी, इन सारे भक्तों ने वही दी थी। ठीक है, तो इसलिए भक्ति मूवमेंट के टाइम में जो ये भाषाएं थी ये भी बड़ी फेमस हो गई। तो अब हम बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, दैट इज़ पंजाबी। Punjabi is a popular language in the North India. The language got a boost as the writing of the Sikh Gurus got compiled into the Adi Granth, which is in Punjabi। कहते कि इस लैंग्वेज को बढ़ावा कब मिला, कहते जब सिख गुरुज ने
आदि ग्रंथ को कंपाइल करके लिखा, जो कि किस भाषा में लिखा गया, पंजाबी में लिखा गया। उससे पहले बोली जाती थी, लेकिन लिखने का इसका जो रूप था वो विकसित नहीं हुआ था। लेकिन भक्ति मूवमेंट में ही जो गुरु थे उन्होंने मतलब इसको कंपाइल करके लिखा आदि ग्रंथ को, तो उससे ये भाषा भी सामने आई। स्कॉलर्स लाइक भाई गुरदास also spread the Sikh faith through poetical composition, while Janam Sakhis present the main principles of the religion of the people. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि भाई गुरदास थे, उन्होंने जो सिख धर्म की शिक्षा थी उसको पोइटिकल कंपोजिशन में लिखा, यानी कि पंजाबी में तो लिखा, लेकिन किसके रूप में लिखा, जैसे कविता लिखते हैं ना, उस रूप में लिखा। लेकिन जो जन्म साखियाँ थी, मतलब जन्म से जुड़ी हुई कहानियाँ, उनको हम जन्म साखीज बोलते हैं। कहते हैं कि जो सिख धर्म की शिक्षा थी उसको तो पोइटिकल कंपोजिशन में लिखा गया, लेकिन जो जन्म साखियाँ थी वो इस मतलब वो जो थी लोगों की कहने का मतलब वो लोगों को इस धर्म के बारे में बताने के लिए मेन प्रिंसिपल थी, यानी कि उसका मेन सिद्धांत थी। या आप ये कह सकते हैं कि जो जन्म साखियाँ थी उनमें सिंपल इस भाषा का प्रयोग किया गया। सिंपल भाषा के जरिए हम ज़्यादा सीखते हैं, जबकि जो कविताओं की भाषा होती है वो हमारे लिए कुछ मुश्किल होती है। तो जो सिख धर्म के फेथ थे वो तो पोइटिकल कंपोजिशन में लिखे गए थे, लेकिन जो जन्म साखियाँ थी वो इस पंजाबी भाषा में लिखी गई थी, जो कि मेन सिद्धांत बनी लोगों को ये धर्म सिखाने में भी और ये भाषा सिखाने में भी। Many folk tales have also been compiled by scholars and these form a rich tradition of Punjabi literature. और उसके बाद जो दूसरे स्कॉलर हुए, यानी कि जो दूसरे लोग हुए, दूसरे जो कवि हुए, ठीक है, तो उन्होंने भी जो विद्वान हुए उन्होंने भी फोक टेल मतलब जो आम जनता के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ होती हैं उनको भी लिखना शुरू किया, और इस तरह से पंजाबी लिटरेचर जो है उसका एक रिच ट्रेडिशन शुरू हो गया। और ये कहाँ की भाषा है, नॉर्थ इंडिया की भाषा है। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ आदि ग्रंथ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इज मराठी लैंग्वेज। लेट्स रीड अबाउट मराठी है, तो नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। मराठी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मणी किंगडम, और हम पढ़ चुके हैं ब्राह्मणी किंगडम से ही शुरुआत किसकी हुई थी, उर्दू की हुई थी। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, और वो कहाँ पे थे, दक्षिण के राजा थे, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि दक्षिण के हिस्से में ही मराठी जो थी वहाँ पे वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी ब्राह्मणी किंगडम के टाइम में। द भक्ति संत्स ऑफ महाराष्ट्र contributed immensely to the development of this language as they wrote many devotional songs and poems in मराठी। तो कहते हैं इस भाषा को, हालांकि ब्रह्म समाज की ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो मराठी थी, लेकिन जो भक्ति संत थे महाराष्ट्र के, जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेसन के अंदर, जैसे कि नामदेव के बारे में हमने पढ़ा या कुछ और थे, तो उन सभी ने इस लैंग्वेज की डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी भक्ति से जुड़े हुए सॉन्ग थे या भजन थे या पोएम थी वो सारी की सारी किस में लिखी, मराठी में लिखी। हम बात करते हैं आगे। जननेश्वरी वाज अ कमेंट्री ऑन द भगवत गीता रिटन इन द 13th सेंचुरी बाय जनन देव। तो कहते कि जननेश्वरी जो है एक किताब का नाम है। वो किताब किसके बारे में लिखी गई है, कहते जो भागवत गीता, जो कि हिंदी में संस्कृत में लिखी गई थी 13th सेंचुरी में, भगवत गीता को मराठी भाषा में ट्रांसलेट करके लिखा गया। तो उस किताब का नाम क्या दिया गया, जननेश्वरी दिया गया, क्योंकि वो किसने लिखी थी, वो जनन देव ने लिखी थी। तो उसने अपनी उस किताब का नाम भी जननेश्वरी दे दिया, लेकिन एक्चुअल में वो था क्या, भगवत गीता को मराठी में कन्वर्ट करके लिखा गया था।
Next is Sant Tukaram also wrote devotional songs in praise of Lord Krishna. संत तुकाराम ने लॉर्ड कृष्णा के लिए जो भक्ति सॉन्ग लिखे थे वो भी इसी भाषा में लिखे थे. अदर भक्ति संत्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ मराठी इंक्लूड नामदेव, एकनाथ एंड गोरा कुंभार. तो कहते जो बाकी संत थे, भक्ति संत जिन्होंने मराठी को ग्रो किया, तो वो महाराष्ट्र के संत थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि नामदेव थे, एकनाथ हुए हैं और गोरा कुम्हार हुए हैं, जिन्होंने किस भाषा को काफ़ी आगे बढ़ाने में मदद की. अब हम बात करते हैं तमिल की. तो नाम से ही पता लग रहा है तमिल भाषा तो कहाँ की भाषा है, तमिलनाडु की. मैनी तमिल भक्ति संत्स आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ तमिल. As the Alvar and Nayanar, Sant composed many devotional literature in तमिल. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अलवार और नयानार के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद भी होगा कि अलवार और नयानार क्या थे. तो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जो एक इनमें से पार्ट है, यानी कि जो अलवार हैं वो किसकी भक्ति करते थे, वो वो शिव की अलवार जो थे वो विष्णु की भक्ति करते थे और जो नयनार थे वो शिव की भक्ति करते थे. तो इन्होंने भी तमिल की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि इन्होंने जो भी डिवोशनल लिटरेचर, यानी कि जो भक्ति से जुड़ी हुई बातें थी या संगीत था, वो सारा इन्होंने किस में लिखा, तमिल में लिखा. किसने, अलवार और नयानार. अलवार थे जो मतलब विष्णु के भक्त थे और जो नयनार थे वो शिव के भक्त थे. हम बात करते हैं नेक्स्ट. नाम्बी वाज अ पॉपुलर नयनार संत. तो नाम्बी उनमें से एक पॉपुलर नयनार संत हुए हैं. नाम मलवार, अंडल एंड टोंड्रा पोदिलवार वर पॉपुलर अलवार संत. तो इनमें से ये हैं जो अलवार संत हुए हैं जी. तो ये कौन थे, सारे अलवार संत हुए हैं. ओके. द चोला किंग्स आल्सो पेट्रोनाइज्ड तमिल पोइट्री एंड पोइट्स लाइक ओट्टा कुटार एंड कंबन. तो इसके अलावा जो चोला किंग हुए, चोला एक मतलब कास्ट का नाम था, ठीक है. तो चोला वंश के जो राजा हुए थे उन्होंने भी तमिल पोइट्री को बहुत बढ़ावा दिया, और कुछ पोइट हुए हैं उनके टाइम में, जैसे कि ओटा कुटार और कंबन, जिन्होंने कि तमिल में लिखा. कंबन रोट द तमिल वर्शन ऑफ द रामायणा. तो कंबन जो थे उन्होंने रामायण को तमिल में कन्वर्ट करके लिखा था. अब हम बात करते हैं तेलुगु भाषा की. अब तेलुगु नाम से क्लियर हो रहा है, तेलुगु है तो कहाँ की भाषा है, तेलंगाना. तेलंगाना पहले किसका पार्ट था, आंध्र प्रदेश का. It was during the rule of Vijayanagar Empire that Telugu language and literature. तो विजयनगर कहाँ था, मतलब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना का राज्य है वहाँ पे उस हिस्से में फैला हुआ था. कहते कि विजयनगर एम्पायर के टाइम में जो तेलुगु लैंग्वेज थी और लिटरेचर था वो रीच इट्स पीक, मतलब वो अपने बिल्कुल पीक पर पहुंचा या उसका बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ. कृष्णा देव राय, ठीक है, कृष्णा देव राय द विजयनगर रूलर was also a poet and scholar who wrote in Telugu. जो राजा था विजयनगर का, कृष्णा देव राय, ठीक है, वो खुद एक अच्छा पोइट था, अच्छा विद्वान था, स्कॉलर था वो, और उसने तेलुगु में अपना लिटरेचर लिखा. द अष्टदिग्गज और द 8 ग्रेट पोइट्स वर्कड इन हिज कोर्ट. तो कहते उसके दरबार में, क्योंकि वो खुद अच्छा कवि था तो उसका इंटरेस्ट भी मतलब पोइट्स में ज़्यादा था. तो कहते उसके दरबार में 8 महान कवि रहते थे, जिन सबको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज कहा जाता था. अष्ट का मतलब होता है 8 और दिग्गज का मतलब होता है कवि. तो उन सबको अष्ट दिग्गज कहा जाता था. तेनाली रामा कृष्ण वाज अ फेमस स्कॉलर एंड जस्टर हु लिव्ड इन हिज कोर्ट.
तेनालीरामा, जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जिक्र सुना होगा, जो कि एक तेलुगु पोइट थे, स्कॉलर थे, वो भी उन्हीं के टाइम में हुए हैं। और एक जस्टर जो थे वो भी उन्हीं के कोर्ट में हुए हैं। किसके? कृष्णदेवराय के, जो कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, मलयालम। इनिशियली मलयालम emerged as a dialect of Tamil before it acquired an independent status as a language। कहते जो दरअसल जो मलयालम भाषा थी, एक्चुअल में वो मतलब डायलेक्ट ऑफ तमिल, तमिल की भाषा में से ही निकली हुई है। ठीक है, एक तमिल का ही पहला रूप है जो कि मलयालम था। तमिल भाषा बनने से पहले मतलब जो उसका रूप था वो मलयालम था। द अर्लीस्ट रिटन मलयालम कैन बी सीन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चेरा किंग्स। और जो मतलब पहले वाली मलयालम का वर्क था वो हम किस में देख सकते हैं? इंस्क्रिप्शंस पे देख सकते हैं, जो कि चेरा किंग्स द्वारा लिखवाए गए थे। और इंस्क्रिप्शन की हम बात कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर, चाहे वो कोई ईंट हो, चाहे कोई रॉक हो, चाहे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, जब उनके ऊपर कुरेद के कुछ लिखा जाता है ना, परमानेंट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन। तो चेरा किंग्स के जो इंस्क्रिप्शन थे वो किस में मिले हैं? मलयालम भाषा में मिले हैं। द अर्लीस्ट मलयालम लिटरेचर however was in the oral tradition in the form of ballads। कहते जो स्टार्टिंग से जो मलयालम का लिटरेचर था, ठीक है, वो ओरल ट्रेडिशन था। ओरल ट्रेडिशन का मतलब सिर्फ बोली जाने वाली भाषा थी, तब ज़्यादा इसके बारे में लिखा नहीं जाता था, या इसका जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया था। ठीक है, वो फॉर्म ऑफ बैलेड्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि गीतों के रूप में, ठीक है, गीतों के, कहानियों के रूप में बोलना, तो सिर्फ इसी रूप में बोला जाता था। ज़्यादा इसका रिटन जो था वो नहीं कोई प्रूफ मिलता था। दीज वर्क्स हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, क्योंकि इस भाषा के ऊपर संस्कृत भाषा का भी बड़ा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि ये जो भाषा थी मलयालम, इसने संस्कृत के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला था। द रामचरितम रिटन इन द 12th century इज़ द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द मलयालम। और जो रामचरितम था, इसका सबसे पहला कंपोजिशन था जो मलयालम में लिखा गया था 12th century के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, बाकी जिसका टॉपिक है वो हम कल देखेंगे। रीजनल टेक्स्ट एज सोर्सेस। These regional texts, both secular and religious, are important sources of history as they provide information that can corroborate other sources। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते कि जो हमने सोर्सेज पढ़े रीजनल टेक्स्ट के, रीजनल मतलब जो क्षेत्र में लिखी जाने वाली चीज़ें थी, चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई थी या वो सेक्युलर थी। सेक्युलर का मतलब वो राजाओं के जीवन से जुड़ी हुई थी, ठीक है, या लोगों के जीवन से जुड़ी हुई थी, लेकिन धार्मिक नहीं थी। ठीक है, तो चाहे वो सेक्युलर थी या धार्मिक थी, जो भी टेक्स्ट लिखा गया वो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, क्योंकि वो हमें अदर सोर्सेज के पैदा होने की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। दे आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक political life of the people of the regions in which they were written। यहाँ इनसे हमें ये भी पता लगता है कि उस टाइम के लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी या पॉलिटिकल लाइफ थी वो कैसी थी, जिसमें कि ये सब बातें लिखी जाती थी। ओके, तो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल रीड अबाउट द म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग।